न्यूक्लियोफाइल्स जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं लुईस उन्हें बेस बोलता है, तो दे आर कॉल्ड लुईस बेसेस। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को, एक्सेप्ट H+। कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जब H+ को डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर तो उसे बोलेंगे बेस। जब कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को और उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करेगा तो इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो H+ को अगर डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर तो उसे बेस बोल देंगे। और न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन क्या होगी कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को अटैक करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, उसे बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। कोई भी स्पीसीज ऐसा भी हो सकता है कि वही स्पीसीज बेस की तरह भी काम कर रही हो और सेम स्पीसीज बेस की तरह भी वर्क कर सकती है और वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकती है। फर्स्ट केस में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो OH- यहाँ से OH- अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को दे देता है और Cl- और ये यहाँ पर बन जाता है HOH। तो यहाँ से OH- ने H+ को एक्सट्रैक्ट कर लिया, वो H+ को निकाल लिया। OH- CH3Cl के साथ, तो Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। OH ने अटैक करा, Cl- यहाँ से निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3OH। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया। तो सेकेंड के केस में OH- को हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, फर्स्ट के केस में अपन बोलेंगे इसको बेस। तो H+ को अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो दैट इज बेस, और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज और उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो इसे बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियोफाइल है Nu- से शो कर रहे हैं इसे, बेस को B- से शो कर रहे हैं। तो न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर जाएगा और बेस जो है H+ को लोन पेयर देगा। न्यूक्लियोफाइल के केस में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज H+ को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो उसे हम बोल देंगे बेस। कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, उसके साथ बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करेगा तो उसे हम बोल देंगे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को अगर हम देखें, उसे ऑब्जर्व करें, तो न्यूक्लियोफाइल को जाना है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। लेकिन बेस के केस में अगर हम देखें तो बेस को वहाँ पर जाना है और सिर्फ H+ लेके हट जाना है।
तो H+ को किसी तरह से वहाँ से निकालना है। तो H+ टाइनी पार्टिकल है, प्रोटॉन है, तो बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है। यानी जहाँ से H+ को निकालना है, अगर वहाँ पर बल्की ग्रुप्स लगे हुए हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है। अगर खुद बेस बल्की है तो भी छोटा सा पार्टिकल उसे निकालना है, थोड़े से पैसे से वो निकाल के ले आ जाएगा। लेकिन न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, तो इसके साथ बहुत सारी कंडीशंस होंगी। और न्यूक्लियोफाइल कितनी तेज़ी के साथ अप्रोच कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को, इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी। फिर से समझेंगे, कोई भी न्यूक्लियोफाइल कितनी फास्ट अप्रोच कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को, इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी एक काइनेटिक फंडा है। न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर ज़्यादा है न्यूक्लियोफाइल की, तो हमें ये पता चलेगा कि न्यूक्लियोफाइल उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर बहुत फास्ट अटैक कर रहा है। लेकिन बेसिसिटी जो है वो स्टेबिलिटी का फंडा है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी का फंडा है, और जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है ये काइनेटिक फंडा है। तो न्यूक्लियोफाइल की जो डेफिनेशन हम लोगों ने देखी, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को अटैक करेगा, उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, उसे न्यूक्लियोफाइल बोल देंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग नैरो स्पेस में इसको देखेंगे, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से डील कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल उस स्पीसीज को बोल देंगे जो C+ या C पार्शियल प्लस को अटैक करेगा, या C+ या C पार्शियल प्लस सीकिंग स्पीसीज होगा, उसे हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोफाइल। अभी हमने बताया कि न्यूक्लियोफाइल कितना फास्ट अटैक कर रहा है या कितना स्लो अटैक कर रहा है, कितना फास्ट अप्रोच है सेंटर के लिए या कितना स्लो अप्रोच है, ये काइनेटिक फंडा है और इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, तो जब हम न्यूक्लियोफाइल को ऑब्जर्व करेंगे तो कॉशियस रहेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा या वीक होगा ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। अब हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी को अरेंज करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि अपना एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे हम ये ऑब्जर्व कर पाएँ कि कौन सा स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है और कौन सा वीक न्यूक्लियोफाइल है। वीक न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल को डिस्टिंग्विश करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमें रिएक्शन के रूट को समझना है, एज इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 जो मैकेनिज्म होती है वो वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर करते हैं, और जो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। जो जब हमें आइडिया होगा कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है कौन सा वीक है, तो हम लोग रिएक्शन रूट को सही फॉलो कर पाएंगे। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म में सोचें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर देन न्यूक्लियोफिलिसिटी इज मोर। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी हम लोग समझ गए। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, न्यूक्लियोफाइल कितना फास्ट उसको अप्रोच कर पा रहा है, दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज़्यादा होगी।
अब OH माइनस और H2O में अगर कंपैरिजन करें कि दोनों में न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी ये न्यूक्लियोफिलिक एटम है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक एटम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी OH माइनस में ज़्यादा है, तो हम कह देंगे कि OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है। SH माइनस H2S में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सल्फर पे ज़्यादा है। NH2 माइनस NH3 में नाइट्रोजन पे ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म में। अब इसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के टर्म्स में हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी को। इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज मोर देन न्यूक्लियोफिलिसिटी विल बी लेस। और ये फंडा हम अप्लाई करेंगे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट ये फंडा अप्लाई करेंगे कि एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी कम होगी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ दैट एटम which is behaving like न्यूक्लियोफाइल। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस और F माइनस। अब हमें यहाँ पर इसमें डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है या उसका ऑर्डर क्या है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का अगर इसमें ऑर्डर हम चेकआउट करेंगे तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन सेम पीरियड के एलिमेंट हैं। ओके, तो हमें ये सब सेम पीरियड के मिल गए। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगी, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करेगी, तो ये सबसे कम हो जाएगा। अगर एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे तो हम उन्हें डिस्टिंग्विश कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी कम होगी। अब साइज़ के रेफरेंस में हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इफ़ साइज इज़ मोर देन न्यूक्लियोफिलिसिटी विल बी मोर। ये ट्रेंड कहाँ फॉलो करेगा? इन ए ग्रुप, पीरियोडिक टेबल में इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसे हम कैसे समझेंगे? अगर हमारे पास एक कैटायन है और एक एनायन है, तो कैटायन की जो टेंडेंसी होएगी वो इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की होगी। इसकी इस टेंडेंसी को बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। और जो एनायन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना शिफ्ट हो जाता है पोलराइजिंग पावर की वजह से, उसे बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी। तो जितना ही ये इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ जाएंगे और एग्जैक्ट मिड में आ जाएंगे तो हम बोलेंगे कोवैलेंट कैरेक्टर 100% है। और अगर जितना ही ये बीच में आने की टेंडेंसी रखेंगे तो हम बोलेंगे कि बॉन्ड तो आयनिक है लेकिन उसमें कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर है। तो एक कैटायन और एक एनायन के बीच में बॉन्ड बनना है तो वो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होगा या कोवैलेंट बॉन्ड होगा, या आयनिक बॉन्ड बनते होते हुए उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर होगा या कोवैलेंट बॉन्ड होते हुए उसमें आयनिक कैरेक्टर होगा। इसी के लिए देखते हैं हम इसे वाया फैजान्स रूल। क्या बोला मैंने? कैटायन है और एनायन है, तो कैटायन इलेक्ट्रॉन्स को बीच में खींच के लाने की कोशिश करेगा। अगर बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो कोवैलेंट कैरेक्टर है, और अगर बीच में नहीं आते हैं पूरी तरीके से, आने की टेंडेंसी होती है,
तो कोवैलेंट कैरेक्टर कम है, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो कोवैलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर की कंपैरिजन करते हैं वाया फैजान्स रूल। तो यहाँ पर हम चेकआउट करेंगे कि पोलराइजिंग पावर जितना ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स के खींच के आने वाले फिनोमिना को बोलते हैं पोलराइजेशन। ये इलेक्ट्रॉन्स खींच के कितना बीच में आ जाएंगे इसे बोलेंगे पोलराइजेशन। तो कैटायन का होता है पोलराइजिंग पावर, यानी ये उन इलेक्ट्रॉन्स को पोलराइज करवाता है, और एन आयंस पर होती है पोलराइजेबिलिटी, यानी कि जो एन आयन है उन्हें इनमें पोलराइज्ड होने की प्रॉपर्टी है। फैज़ान ने स्टडी किया कि जितना छोटा कैटायन हो और जितना ज़्यादा बड़ा एन आयन हो, तो बड़ा एन आयन होगा तो पोलराइजेबिलिटी उतना ज़्यादा, कैटायन छोटा होगा तो उसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा। तो जब पोलराइजेशन पावर ज़्यादा है और पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बीच में आने की टेंडेंसी रखेंगे, तो हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो कोवैलेंट बनेगा, यानी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, तो बॉन्ड हमारे पास बनेगा कोवैलेंट, ठीक है ना। अब 100% कोवैलेंट तो पॉसिबल है, लेकिन 100% आयनिक पॉसिबल नहीं है। क्यों? कोवैलेंट जैसे होमोन्यूक्लियर में हम लोग देख लें Cl2H2, तो ये 100% कोवैलेंट, बट 100% आयनिक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैटायन और आयनायन में कुछ ना कुछ पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेबिलिटी होगी और वो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लेंगे। क्योंकि आयनिक के केस में अगर हम देखें तो A- और B+ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में जुड़े रहेंगे और दूर दूर रहेंगे, लेकिन कैटायन के अंदर कुछ ना कुछ पोलराइजेशन, लेकिन कैटायन के अंदर कुछ ना कुछ पोलराइजिंग पावर होगी और एनायन के अंदर कुछ ना कुछ पोलराइजेबिलिटी होगी। तो 100% प्योर आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, बट 100% कोवैलेंट पॉसिबल है होमोन्यूक्लियर के केस में, बट 100% आयनिक पॉसिबल नहीं है ड्यू टू द पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लें जैसे लिथियम आयोडाइड, तो लिथियम आयोडाइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है ये कोवैलेंट होता है प्रीडोमिनेंटली। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लिथियम का साइज़ छोटा है, Li+ का साइज़ छोटा है, I- का साइज़ बड़ा है, तो ये प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट बॉन्ड होता है इसमें। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो जो A+ है, तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारे पास कैटायन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, हमारा C+ होगा। तो हमारे कैटायन का साइज़ तो वेरी करने नहीं जा रहा है, हमारा कैटायन का साइज़ सेम रहेगा। तो चेंज क्या होगा, हमारा चेंज होगा हमारा B-, यानी न्यूक्लियोफाइल का साइज़। तो न्यूक्लियोफाइल का साइज़ जितना बड़ा होगा उतनी ही पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जितनी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना। इसको हम लोग समझते हैं, ये कार्बन हमारे पास है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस तरह। अब ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसमें ये X हैलोजन यहाँ पर लगा हुआ है। अब कोई न्यूक्लियोफाइल
इस कार्बन सेंटर को अप्रोच करने के लिए लगा हुआ है। तो इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसे पोलराइज्ड करेगा, अपनी पोलराइजेशन, अपने पोलराइजिंग पावर से। और जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये अपनी पोलराइजिबिलिटी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर भेजेगा और बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। अब बॉन्ड बनाने के लिए ये इसी ऑर्बिटल के अपोजिट नॉब पे आएगा, इसे अप्रोच करेगा और पोलराइजेशन होगा। न्यूक्लियोफाइल का साइज़ जितना बड़ा होगा पोलराइजिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, और पोलराइजिबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन डिपेंड कर रहा है न्यूक्लियोफाइल के साइज़ के ऊपर, क्योंकि कैटायन का साइज़ तो हमारा कांस्टेंट है। हमारा कैटायन हमेशा क्या होगा, यहाँ पर C+ होगा। हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी का अगर पीरियोडिक ट्रेंड देखें तो पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट चलने पर जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो कम हो जाती है। हम लोगों ने देखा था कि पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज़ करेगी, और बेसिसिटी का भी ट्रेंड इसी को फॉलो करता है। B- मीन्स बेसिसिटी। H+ कितना ज़्यादा एक्सेप्ट कर सकता है, दैट इज़ द बेसिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज़ करेगी लेफ़्ट टू राइट जाने पर, और बेसिसिटी भी डिक्रीज़ करेगी। ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आएंगे हम लोग तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज़ करेगी और बेसिसिटी डिक्रीज़ करेगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी हम लोग ध्यान रखेंगे कि एक काइनेटिक फंडा है, अटैकिंग पावर बताता है। ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर बेसिसिटी घट जाती है, क्योंकि बेसिसिटी थर्मोडायनेमिक फंडा है, स्टेबिलिटी का फंडा है। और न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफाइल का जो कैरेक्टर है, न्यूक्लियोफिलिसिटी अटैकिंग पावर का फंडा है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट अभी हम लोगों ने देखा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है और बेसिसिटी भी कम होती है। लेकिन जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऊपर से नीचे आने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज़ कर जाएगी और बेसिसिटी डिक्रीज़ कर जाएगी। और न्यूक्लियोफिलिसिटी काइनेटिक फंडा है, अटैकिंग पावर को बताता है, और बेसिसिटी स्टेबिलिटी के टर्म में डिफाइन करते हैं कि कौन सा H+ लेके स्टेबल हो जाएगा। यानी जितना स्टेबल एनायन होगा उतना ही वीक बेस होगा। बेस के केस में अगर बात करें, स्टेबल एनायन होगा तो वीक बेस होगा, क्योंकि वो स्टेबल है तो H+ को क्यों लेना चाहेगा। तो जो स्टेबल एनायन होगा वो वीक बेस होगा। अब हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। अगर डोनर एटम सेम है, जैसे सभी के अंदर इसमें ऑक्सीजन 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 है, तो जब डोनर एटम सेम होते हैं तो जनरली बेसिसिटी जो होती है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी के ट्रेंड को फॉलो करती है। मीन्स अगर डोनर एटम सेम है तो जो ऑर्डर बेसिसिटी का होगा वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा। यानी डोनर एटम सेम है तो जो ऑर्डर बेसिसिटी का होगा वही ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का हो जाएगा। ठीक है ना। तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है? बेसिसिटी का ऑर्डर होता है कि जितना स्टेबल एन आयन
जितना स्टेबल एनायन उतना ही कम बेसिक। ओके, अभी हमने बोला था स्टेबल एनायन तो बेसिसिटी उतनी ही कम। ओके, तो डोनर एटम अगर सेम है तो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर एक दूसरे को फॉलो करेंगे। ओके, तो इस केस में देखते हैं। अब इस केस में हम लोग अगर देखेंगे तो हमें ही देखना पड़ेगा कि स्टेबल एनायन कौन सा है। अब स्टेबल एनायन चेक करते हैं अपन लोग। तो इसके अंदर देखें तो इसके केस में ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये माइनस चार्ज तीनों ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना। सबके साथ कॉन्जुगेशन में ये नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे इसके केस में 3 इक्वल आर एस, 3 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। यहाँ पर O माइनस, ये नेगेटिव चार्ज 2 कार्बन के ऊपर शेयर होगा, तो यहाँ पर 2 इक्वल आर एस। फिनॉक्साइड आयन है, इसके अंदर 5 आर एस बनेंगे, यानी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। OH माइनस, और OH माइनस में RO माइनस, यहाँ पर प्लस आई लग गया, तो ये इस नेगेटिव चार्ज को और कम कर देगा। तो सबसे स्टेबल अगर हम एनायन देखें तो एनायन सबसे स्टेबल ये होगा, क्योंकि इसके अंदर इक्वल आर एस सबसे ज़्यादा है। तो जब स्टेबल एनायन होगा तो इसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी। तो ये हमारे पास ये ऑर्डर आ जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। एक बार फिर से हम लोग समझ लें हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर को समझने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट वेज से, कि हम किसी न्यूक्लियोफाइल को ये कैसे समझ पाएंगे कि वो स्ट्रांग है या वीक है। तो यहाँ पर हमने बोला कि अगर सेम डोनर एटम होगा तो बेसिसिटी का जो ऑर्डर होगा वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को फॉलो करेगा, और बेसिसिटी का जो ऑर्डर होता है, जितना स्टेबल एनायन होता है उतना ही बेसिसिटी कम होती है। तो ये गिवन एग्जांपल्स थे, डोनर एटम इन सब में सेम था, तो हमने इसके अंदर जो सबसे एनायन सबसे स्टेबल है उसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी, तो वही ऑर्डर जो हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी हो जाएगा। अभी हमने एक जनरलाइजेशन बनाया कि जो सेम डोनर एटम होगा तो उसके अंदर जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा। तो अगर हम बेसिसिटी का ऑर्डर चेक करें तो जो बेसिसिटी के लिए जितना ज़्यादा स्टेबल एनायन होगा उतना वीक बेस होगा। तो एनायन जितना अनस्टेबल होगा तो इसमें फर्स्ट ज़्यादा अनस्टेबल है तो इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, यानी KB फॉर फर्स्ट इज़ मोर देन सेकेंड। ये ज़्यादा अनस्टेबल है, ज़्यादा बेसिसिटी होगी इसकी। तो अगर हमारा फर्स्ट अभी जो हमने फंडा बनाया उस हिसाब से जो इसका बेसिसिटी का जो ऑर्डर है वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होना चाहिए, दैट इज़ फर्स्ट इज़ ग्रेटर देन सेकेंड, बट इट इज़ नॉट हेयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस का फंडा आ जाएगा। तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस का फंडा आ जाएगा क्योंकि इसका बल्कि साइज़ है। तो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर हो जाएगा तो सेकेंड ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी सेकेंड की फर्स्ट के कंपैरिजन में। तो ये अभी हमने जो जनरलाइजेशन किया उसी का एक्सेप्शन डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर सेम डोनर एटम है, दोनों में नाइट्रोजन नाइट्रोजन। तो यहाँ पर अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर देखें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर यहाँ पर जो होगा, तो जो यहाँ पर
तो यहाँ पर जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा तो फर्स्ट ज़्यादा बेसिक होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर को चेक करेंगे तो ये ज़्यादा होगा। अब यही ऑर्डर फॉलो करना चाहिए न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए, दैट इज़, बट इट इज़ नॉट हेयर। क्यों नहीं है? क्योंकि फर्स्ट के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस प्ले करने लगेगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल अप्रोच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को ईजिली नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका साइज बड़ा है, बल्कि ग्रुप्स लगे हुए। तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी सेकेंड की ज़्यादा होगी फर्स्ट से ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस के फंडे को हम लोग यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। SF4 के केस में देखें और SF6 के केस में देखें तो SF4 की अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं SF4 के साथ कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, बट अगर SF6 के केस में हम इसी रिएक्शन को कराते हैं तो ये रिएक्शन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग है। जो SF6 का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ ऑक्टाहेड्रल। 4 फ्लोरीन एक प्लेन में होते हैं और 2 फ्लोरीन ऊपर नीचे प्लेन में लगे हुए हैं। ये एक प्लेन में है और ये ऊपर प्लेन में और ये नीचे प्लेन में, तो ये इसका शेप आ जाता है ऑक्टाहेड्रल, और यहाँ पर प्ले होने लगता है स्टेरिक क्राउडिंग। तो SF4 वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है बट SF6 रिएक्शन नहीं कर पाता है ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। अब एग्जांपल हम लोग देखेंगे F-, Cl-, Br- और I- में। तो इसके लिए हमने बताया था कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज़ करती है। क्यों इंक्रीज़ करती है? क्योंकि साइज़ बढ़ जाता है तो इसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज़ करती है SH- और OH- में। तो सल्फ़र नीचे है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो गई, क्यों? ड्यू टू साइज़। NH3 और PH3 में, PH3 फास्फोरस ग्रुप में नीचे होगा तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा, क्यों? साइज़। ओके, तो हमने क्या करा, न्यूक्लियोफाइल वीक है कि स्ट्रॉन्ग है इसके कंपैरिजन करने के लिए, इसका जनरलाइजेशन करने के लिए बहुत सारे पॉसिबल वेज से उसको हमने सेट करने की कोशिश करी कि अगर एक पीरियड का होगा तो हम बता देंगे, अगर एक पीरियड का होगा तो हम बता देंगे, एक ग्रुप का ट्रेंड होगा तो हम बता देंगे। बट अगर जैसे यहाँ पर I- और N3- में हमें ऑर्डर बनाना है तो अब कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है इसका ऑर्डर हम कैसे बताएंगे? इसका कोई जनरलाइजेशन नहीं है। अब SH- और Cn- दोनों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं, अब इनका कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो जो एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी का वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास है सल्फाइड, ये साइनाइड, ये आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया हमारा एजाइड, और ये ब्रोमाइड, फिनॉक्साइड, एसीटेट, क्लोराइड, फ्लोराइड,
अल्कोहल, वाटर और इसके बाद वीक न्यूक्लियोफाइल्स आ जाते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। इसका जब हम किसी भी फंडे से ये सेट नहीं कर पाएंगे कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। और इसको याद करने के लिए हम लोग एक निमोनिक्स बनाए हुए हैं, हमारे सर ने बनाया हुआ है, तो उसे हम देख लेते हैं। और ये ऑर्डर सोलोमन्स में दिया हुआ है। कैसे याद करेंगे? सफलता की सनक, सनक मीन्स साइनाइड, इंडिया, हॉलैंड की आज़ादी, अजाइड को बर्बाद करती है। फोकट में फिनॉक्साइड, फोकट, ऐसे तो कोई फंसे एल्कोहलिक पानी में। तो ये निमोनिक्स है कि हम इसे ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। अब इसके अंदर इसके डिकोड करने के लिए ध्यान रखेंगे लिए कौन सा टर्म किसके लिए यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा टर्म्स हमने यूज़ किए हैं कि ये किसी के लिए नहीं है, हॉलैंड की यहाँ पर किसी के लिए नहीं है, आज़ादी को बर्बाद करती है, करती कोई है नहीं, सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया गया है ये। तो हमने क्या देखा? हमने न्यूक्लियोफाइल्स को देखा, न्यूक्लियोफिलिसिटी को देखा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का कैसे कंपैरिजन करेंगे, और जब हम कोई भी फंडे से उसका कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे तो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर से उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे।